कुक टीवी। साइकिल चोर और जासूस कुत्ता। राजू काम पर गया और साइकिल से घर आया। अगले दिन सुबह, साइकिल कहाँ है? वह यहाँ गायब थी। कोई हमारी साइकिल चोरी कर रहा था। हाँ, हमारी साइकिल चोर चुरा लेगा। आइए पुलिस को बताते हैं। राजू, तुमने अपनी साइकिल कहाँ रखी थी? सर, मैं हमेशा साइकिल यही रखूंगा। 2 दिन के भीतर मैं उस व्यक्ति को ढूंढ लूंगा जिसने आपकी साइकिल चुराई थी। अरुण और टॉमी यह देख रहे थे। टॉमी, हमें राजू अंकल साइकिल मिल जाएगी। अरुण और टॉमी राजू की साइकिल की तलाश में निकले। तभी टॉमी ने देखा कि साइकिल का एक पेडल, यह राजू का साइकिल पेडल हो सकता है। आइए इसके साथ एक साइकिल खोजें। टॉमी, रुको, यह साइकिल राजू की साइकिल नहीं है। इसके दोनों तरफ पेडल है। यहाँ देखो टॉमी, यह साइकिल राजू की साइकिल है। इस साइकिल में केवल एक तरफ का पेडल है। चलो राजू अंकल के पास चलते हैं और उसे बताते हैं। अंकल, हमें आपकी साइकिल मिल गई। चलो पुलिस के साथ चोर को पकड़ते हैं। अरे, ये साइकिल तो तुमने खुद चुराई है। सर, यह मेरी साइकिल है। अरुण, आप कैसे कहते हैं कि यह राजू की साइकिल है? यह पेडल राजू अंकल के घर के पास था। टॉमी ने इसे सूंघा और साइकिल को पाया। महोदय, मैं साइकिल चल रहा था तभी एक पेडल नीचे गिर गया। इस पेडल से जो मैंने चुराया था वह इस लड़के को मिल गया है। अरुण, आप और टॉमी ने अपने शानदार जुनून से चोर को ढूंढ निकला। आपको हमारी बधाई। ईमानदार ऑटो वाला। वसंतपुरी नामक एक छोटा सा गांव है। वहां से अन्य शहरों के लिए कोई बसें नहीं हैं। राजा वसंतपुरी ऑटो चला रहा था। आपका स्वागत है भाई। अलगापुरी जाना है। अलगापुरी जाने के लिए 100 रुपए लगते हैं। 100 रुपए संभव नहीं है, मैं 80 रुपए दूंगा। पेट्रोल की कीमतें बहुत अधिक हैं। 80 रुपए में मैं ऑटो नहीं चला सकता। ठीक है, मैं 100 रुपए दूंगा। राजा ने अलगापुरी तक ऑटो चलाया। भैया, क्या आप वसंतपुरी जा रहे हैं? मैं भी आपके ऑटो से आ रहा हूँ। हाँ साहब, आकर बैठो। ऑटो वसंतपुरी पहुंचा। भैया, यह लो 50 रुपए। नहीं, मुझे 100 रुपए चाहिए। भैया, आप लोगों से अपने गांव में वापसी के लिए 100 रुपए भी वसूल रहे हैं। ये लो 100 रुपए। राजा केवल उस गांव में ऑटो चलाता है, इसलिए वो गांव के लोगों से किराया शुल्क बढ़ाता है। रानी ने यह सुना। महिलाएं शहर में ऑटो चलाती हैं। मैं इस गांव के लोगों को कम किराए के रूप में ऑटो द्वारा भी मदद कर सकता हूँ। रानी ने ऐसा सोचा और शहर जाकर एक ऑटो खरीदा। वो गांव के लोगों की मदद करने के लिए कम किराया वसूलती है। शहरों में शेयर ऑटो प्रणाली का पालन करके रानी ने बहुत लाभ कमाया। एक रात सोमू की माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। राजा, क्या हुआ भाई? माँ ठीक नहीं है, शहर के अस्पताल जाना है। मैं इस समय नहीं आ सकता। चूंकि राजा ऑटो नहीं आया था, इसलिए सोमू रानी के घर गया। रानी, क्या भाई? माँ अच्छी सेहत में नहीं है, तत्काल अस्पताल जाने की जरूरत है। जरूर, हम जाएंगे। सोमू अपनी माँ को रानी के ऑटो में अस्पताल ले गया। कुछ दिनों में सोमू की माँ बरामद हुई और घर लौट आई। रानी, आप मुझे बिना सोचे समझे अस्पताल भी ले गए। रात का समय था। बहुत बहुत धन्यवाद। आपातकाल में मेरी मदद करना मेरा कर्तव्य है।
इस कहानी से हम जो सीखते हैं वो यह है कि हमें अपना कर्तव्य बिना आय की उम्मीद के करना चाहिए, चाहे हम कोई भी पेशा करें। मछुआरा और मटन वाला। चरण एक मछुआरा था। वो नदी से मच्छी पकड़कर पास वाले गांव के एक कसाई को बेचता था। सुनो जी, जरा इन मछलियों का वजन करो। गौतम ने मछलियों को तौला। यह 6 किलो मछली है, तो यह रहा तुम्हारा पैसा। चरण रोज मछली पकड़ता था और उसे मटन व्यापारी गौतम को बेचता था। ठीक है चरण, तुमने हमेशा की तरह मछलियाँ ला कर दे दी, लेकिन आज मुझे 5 किलो ज्यादा चाहिए। क्या तुम ला कर दे सकते हो? जरूर ला कर दूंगा, और मुझे भी आज 5 किलो मटन चाहिए। ये लो तुम्हारा 5 किलो मटन। मैं घर जाके मछलियाँ लेकर आता हूँ। दिव्या, आज गौतम ने 5 किलो मच्छी ज्यादा मंगवाई है। हमारे पास तराजू तो है, लेकिन वजन नहीं है, तो हम 5 किलो मच्छी कैसे तोलेंगे? आज मैंने 5 किलो मटन लाया है, तो हम उसे वजन जैसा इस्तेमाल कर मच्छी तौल सकते हैं। चरण ने मटन को एक पलड़े पर रखा और दूसरे पलड़े पर मच्छी को मटन के बराबर तौला। वो मछली लेकर मटन की दुकान के पास पहुंचा। ये लो तुम्हारे 5 किलो मच्छी। क्या मेरा 5 किलो मच्छी और मटन तैयार है? ये लो तुम्हारा मटन। मछली का वजन करते समय वो तो 4 किलो हो गया। अरे भाई चरण, मछलियों का वजन इतना कम क्यों है? मैंने घर पर तराजू की एक पलड़े पर तुम्हारा 5 किलो मटन रखा और मछलियों को दूसरी पलड़े पर रखा और बराबर वजन में तौल कर यहाँ लाया। मुझे लगता है कि इसके पीछे गौतम का हाथ है। शायद उसने मटन को तौलते समय भी कुछ हेरा फेरी की होगी। गौतम, इस मटन को जरा फिर से तौल सकते हो? जी, लेकिन मटन का वजन तो बराबर ही है। वो देखा जाएगा, पहले तुम उसको फिर से तौलो। गौतम ने मटन का वजन किया और वो सही यानी 5 किलो था। पापा पापा इधर देखो, इस पलड़े पर चुंबक लगा है। हरीश ने जब चुंबक हटाया तब मटन का वजन कम हो गया। गौतम, आज तक तुम चुंबक से वजन घटाकर मटन बेचते आ रहे हो। हम में से कोई भी अब तुमसे कुछ भी नहीं खरीदेगा। मुझे क्षमा कर दो, आज से मैं ईमानदारी के व्यापार करूंगा। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हमें अपना काम हमेशा ईमानदारी के साथ करना चाहिए, नहीं तो वो काम लंबे समय तक नहीं चलेगा। मुर्गी चोर। कन्नन मुर्गी पालन से मुर्गियां खरीदता था और हर हफ्ते उनको बाजार में बेचता था। वो मुर्गी के बिक्री से अच्छा खासा मुनाफा कमा लेता था। गोपाल ने कन्नन का मुर्गी व्यापार देखा। अब वो भी उसके तरह व्यापार करना चाहता था। गोपाल ने देखा कि कन्नन कहाँ से मुर्गियां खरीदता था। अगले दिन गोपाल मुर्गियां खरीदने के लिए उस मुर्गी पालन को गया, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यहाँ तो कोई नहीं है, तो मैं कुछ मुर्गियाँ बिना पैसों के ले सकता हूँ। वो बिना किसी को पता चले कुछ मुर्गियां अपने घर ले आता है। कल मैं इनको बाजार में बेचूंगा। अगर मैं इन मुर्गियों को बेचूं, तो उस मुर्गी पालन के मालिक को पता चल जाएगा कि मैंने उसकी मुर्गियां चुराई हैं। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया। अगले दिन वो उन मुर्गियों को बाजार में बेचता है। वो मुर्गियां रंगीन थे, इसलिए वो तुरंत बिक गए। वहाँ पालन के मालिक ने देखा कि मुर्गियों की संख्या कम हो गई है। उस समय कन्नन वहाँ पहुँचा। उसने कन्नन के बोला, यहाँ पर कुछ मुर्गियाँ गुम हैं, पता नहीं कि उनको किसने ले ली है। आज गोपाल ने भी बाजार में मुर्गियाँ बेची, लेकिन वह तुम्हारे मुर्गियों जैसे नहीं थी। उसकी मुर्गियाँ रंगीन थी। अगले हफ्ते गोपाल फिर से मुर्गी के पालन को गया, लेकिन इस बार उसने कई मुर्गियां उठा ली। तो उसने उन मुर्गियों को रंग में डुबा दिया।
अगले दिन वो मुर्गियां बेचने के लिए फिर से बाजार को गया, लेकिन इस बार वहाँ जोरदार बारिश हुई। तब सारी मुर्गियां बारिश में भीग गई, उससे उनकी रंग उतरी और असली रंग वापस आ गई। उन मुर्गियों को देखकर कन्नन को एहसास हुआ कि वो मुर्गियां उस पालन मालिक की हैं। तब वह उसी वक्त पालन के मालिक के पास जाता है। आपके मुर्गियों को गोपाल चुराता है, वह उनको रंगीन करके बाजार में बेचता है। चलो चल के देखने चलते हैं। गोपाल, तुमने मेरे मुर्गियां चुराए हैं, तुम इन मुर्गियों को वापस करो और पिछली मुर्गियों के पैसे दो। जी मुझे माफ करें, ये लीजिए आपके पैसे और मुर्गियां। मैं आज से और कभी भी किसी से चोरी नहीं करूंगा। हम इस कहानी से यह सीखते हैं कि अगर किसी ने कोई गलत काम किया है तो वो कभी न कभी पकड़ा जाता है। लालची आदमी। जगन काम ढूंढने के लिए अगले शहर जा रहा था। अभी भी एक लंबा रास्ता चलना है। उस समय प्रभु घोड़े पर सवार उसी रास्ते जा रहा था। सुनिए जी, क्या आप अगले शहर जा रहे हैं? जी हाँ। मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। गर्मी ज्यादा है और मेरे पैरों में चप्पल नहीं है। कृपया क्या आप मुझे अपनी चप्पल दे सकते हैं? प्रभु ने बड़ी विनम्रता से जगन को अपनी चप्पल दे दी। वो अजीब तरह से चला क्योंकि इससे पहले उसने कभी चप्पल नहीं पहनी थी। कुछ दूर चलने के बाद वो प्रभु के पास फिर से गया। कृपया क्या आप मुझे अपनी छाता दे सकते हैं? आप जल्द ही अपने घर पहुंचेंगे क्योंकि आप घोड़े की सवारी कर रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत आगे जाना है। प्रभु को जगन पर दया आई और उसने उसे छाता दे दी। फिर जगन ने छतरी पकड़कर चलना शुरू कर दी। तेज हवाओं के कारण वो छतरी को ठीक से पकड़ नहीं सका। कुछ घंटे बाद जगन अगले शहर पहुंच गया। वहां उसने उस आदमी को देखा जिसने उसे एक छाता और एक जोड़ा चप्पल दिया था। मुझे बहुत आगे जाना है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने मुझे अपनी चप्पल और छाता दे दी। अब अगर मैं उनसे उनका घोड़ा पूछूं तो मुझे नहीं लगता कि वह ना कहेंगे। मैं एक बार कोशिश करता हूँ। महोदय, अभी मुझे एक लंबा रास्ता तय करना है। यदि आप मुझे अपना घोड़ा देंगे तो मैं शाम को आपके घोड़े को वापस कर दूंगा। उसने शुरू में चप्पल और एक छाता मांगा और अब वह मेरा घोड़ा चाहता है। अब मुझे उसे सबक सिखाना चाहिए। मेरे घोड़े की आक्रामक प्रकृति के कारण वह उसको काबू नहीं कर पाएगा। इस घोड़े को लेकर जाओ। जगन खुशी से घोड़े पर सवार हो गया। कुछ दूरी तय करने के बाद हमें इस आदमी को सबक सिखाना चाहिए क्योंकि इसने हमारे मालिक के अच्छे चरित्र को गलत समझा। घोड़ा तेजी से दौड़ के सामने के पैर को उठाकर जगन को नीचे धकेल देता है। जब मुझे चप्पल और एक छाता मिला तब मुझे उसी से संतुष्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन यह मेरे लिए एक अच्छा सबक है क्योंकि लालच से मैं घोड़े पर सवार होने के बारे में सोचा था। इस कहानी से हम यह सीखते हैं कि अगर हमें अपने लालच के कारण दूसरों की चीजें मिलती हैं, तो यह हमें अधिक समय तक खुश नहीं रखेगी या हमारे पास ज्यादा समय तक नहीं रहेगी।